अपने आप पर भरोसा रखें, यही भरोसा आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। आयुष दर्पण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। नमस्कार। आयुष दर्पण पर रात के 8:15 पर प्रतिदिन जुड़े क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा से। संपर्क 094103793997। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो अभी मॉनसून सीजन में वायरल फीवर हो रहे हैं, फ्लू जैसे कंडीशन हो रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को को होस्ट बना दिया है कि अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि यहाँ तेज बारिश हो रही है, तो आप लोग इसको चलाते रहिएगा, मैं फिर ज्वाइन कर लूंगा, मोबाइल से ज्वाइन कर लूंगा। तो आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। हम लोग अभी वायरल फीवर, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये कैसे होता है, इस पे क्या चिकित्सा करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबको प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं। तो अभी क्या होता है कि अभी मानसून का सीजन है, तो शरीर में असंतुलन तैयार हो जाता है और रोगावस्था तैयार हो जाता है, और यह शरीर में असात्म्यता, जो चीज हमारे बॉडी को साथ में नहीं होती है, इसमें प्रकोप होता है, असात्म्य होता है। इसकी वजह से कोई भी ऐसा वायरल फीवर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। असात्म्य जो चीजें हैं उसका शरीर से संयोग हो जाता है और इंद्रियजन्य अवस्था, अवयव संस्था में अपना जो शरीर है उसका प्रतिकार करने का कोशिश करता है। जैसे कि कोई वायरस आया, वह शरीर में एंटर कर रहा है, जो असात्म्य है, हमारे बॉडी को वो नहीं एक्सेप्टेड है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होती है और वो फाइट करती है, WBC फाइट करती है असात्म्य को। तो असात्म्य का मतलब ये होता है कि जो शरीर के साथ में नहीं होता है, शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। असात्म्य जो होता है वो दो तरह का होता है, एक रासायनिक होता है, एक जैविक होता है। रासायनिक मतलब कुछ केमिकल जन्य कोई भी चीजों का बॉडी पे अटैक होना, और दूसरा होता है कि जैविक, मतलब जो भी वायरस वगैरह है वो शरीर पे जो अटैक हो रहा है वह जैविक असात्म्य है। और रासायनिक का मतलब होता है कि कोई रसायन जन्य, वो केमिकल। अभी जैसे लोग प्लास्टिक में दही रख के वो खाते हैं, प्लास्टिक का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनके बॉडी में गर्भ विष की तरह कुछ अलग बीमारियां होती है। हम लोग वायरल फीवर के बारे में बात कर रहे हैं,
तो ये हमारे शरीर में जैविक असात्म्य घटक शरीर में एंटर करता है और शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब हम लोग विषाणु बोलते हैं या वायरस बोलते हैं या बैक्टीरिया बोलते हैं, तो ये असात्म्य घटक है, साथ में नहीं है, मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये शरीर के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सब से संयोगित हो जाते हैं और फिर क्या होता है कि शरीर उसको निकालने का कोशिश करता है कि उसको हटा दे। तो जब ये आगंतुक कारण आते हैं तो प्रकोप, प्रशम, प्रसर, ये अवस्थाएं होने लगती हैं। जब कोशिका के संपर्क में कोई विषाणु आता है तो शरीर में जो वात द्रव्य है वो उत्तेजित हो जाता है। असात्म्य घटक को वो प्रतिकार करने की पहला प्रेरणा कौन देता है? तो वह वायु जो घटक है वही देता है। वही बुद्धि के रूप, एक एक सेल में एक बुद्धि है, मतलब एक एक सेल जो है वो खुद डिसाइड करती है कि हम ये जो असात्म्य चीज, वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया है, उसको हम लोग दूर करें। वात के गति बुद्धि के वजह से असात्म्य घटकों का नाश करने के लिए पित्त का स्त्राव बढ़ता है और इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, साइटोकाइनिन, एंटीबॉडीज, इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स, ये सब स्त्राव बढ़ने लगते हैं और ये फिर क्या करते हैं कि बॉडी को मतलब ऐसे करते हैं, स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करते हैं और वो इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स होता है वह तैयार होने लगता है। असात्म्य घटक जो है जैसे वायरस और बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करने के लिए जो भी जब फाइटिंग होती है तो बहुत युद्ध की तरह होता है। तो जो भी ये होता है, नष्ट हुए सेल्स होते हैं उनको कफ दोष, जो भी मतलब जो सेल्स नष्ट हो गए उसको भरने का काम कफ दोष करता है। मतलब स्नेहन करना, रोपण करना, पूरण करना, बल स्थापन करना, स्थिरता लाने का काम कफ दोष करता है। फिर पुनर्रचना होने लगती है, नए नए सेल्स तैयार होने लगते हैं शरीर में। इस तरह से शरीर में ये प्रोसेस चलते रहता है। दूसरा क्या है कि चय प्रकोप जब हम बोलते हैं तो दोषों के स्वस्थान में वृद्धि होना, द्रवात्मक वृद्धि होना। प्रकोप मतलब वृद्ध हुए दोष अतिवृद्धि की वजह से स्वस्थान छोड़ के बाहर जाने लगते हैं। जैसे मटका में पानी भर गया फुल, तो वो क्या करता है कि मटके से बाहर पानी गिरने लगता है जब मटका फुल हो जाता है, तो वो प्रकोपावस्था होती है। तो ऐसे क्या होता है, दोष जब एक जगह संचित होने लगते हैं तो चय अवस्था रहती है और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फैलने लगते हैं पूरे बॉडी में, उसको प्रकोपावस्था बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग जब ये प्रशम, जब चिकित्सा करते हैं, हम मेडिसिन वगैरह देते हैं तो उसको अग्नि संस्थान वाले चीजें हैं, जैसे कि हमारा यकृत है, प्लिया है, किडनी है, गर्भाशय है, ये सब शरीर से बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। जो भी टॉक्सिन्स है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस अपने आप शरीर में होने लगता है। तो उस टाइम पे प्रशमन होने लगता है कोई भी चीज का, मतलब दोषों का शमन होने लगता है और जो वेस्ट है, जो चीज अनावश्यक है, वो बॉडी बाहर निकालने का कोशिश करती है। इसी तरह से एक प्रसर चीज होता है कि अगर ये दोषों का शमन नहीं हुआ तो ये जो कचरा वगैरह है वो पूरे बॉडी में फैलने लगेगा, प्रसर होने लगेगा। तो जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज है, वो पूरे बॉडी में फैल के बड़ा व्याधि का स्वरूप कर लेते हैं। और जहां जहां ख वैगुण्यता मिलेगी, ख के वैगुण्यता मतलब अनुकूल जगह मिलेगी, वहां पे वो जाके बैठ जाएगा, स्थान संचय करेगा, बैठे रहेगा, फिर लीन हो जाएगा। लीन मतलब वो डीपली एनरूटेड हो जाएगा और वहां से वो मरते नहीं है, लीन हो जाते हैं, वहां पे अंदर बैठ जाते हैं। और फिर जब उनको कुछ टाइम मिलता है तो फिर वो शोफ, शोथ, ग्रथिता, शूल, कोत ऐसे निर्माण करके व्याधि उत्पन्न करते रहते हैं। तो अभी क्या होता है कि वायरल फीवर जो रहता है, वह फीवर आता है, जाता है, कभी कभी हाई टेम्परेचर रहता है, कभी कम टेम्परेचर रहता है, विषम ज्वर जैसे अवस्था रहती है। तो हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो हम लोग कुछ लीवर पे काम करने चाहिए। हम लोग जब फीवर पे काम कर रहे हैं तो कुछ लीवर पे काम करना चाहिए। तो फल त्रिकादि क्वाथ देना चाहिए, शोधनादि गण के औषधियां देना चाहिए। अगर हमें प्लीहा पे काम करना है तो हमें परिपाठादि क्वाथ देना चाहिए, वरांग क्षार देना चाहिए। इससे क्या होता है, यकृत और प्लीहा का काम होता है। और ज्वरग्न जो है, जैसे विषम ज्वर आ रहे हैं, संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य ज्वर, तृतीयक, चतुर्थक, तो हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, ये सारे औषधियां देने लगते हैं। अगर हमें दिखता है कि किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यूरिन जो है हम टेस्ट कराते हैं, यूरिन कल्चर, उसमें इम्बैलेंस आ रहे हैं, प्रोटीन आ रहे हैं, पस सेल आ रहे हैं वायरल फीवर की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, स्वदृष्टादि गुग्गुल देते हैं, हरलू का चूर्ण देते हैं। अगर मेंसेस रिलेटेड भी कुछ इफेक्ट आ रहा है
तो हम लोग चंद्र प्रभावटी, त्रिमंग भस्म, कांति प्रभा, ये सारी दवाइयां देने लगते हैं। उसके बाद में हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा करते टाइम हम लोग कुछ रसकल्पों का प्रयोग करते हैं। जब भी फीवर आता है, वायरल फीवर आता है, तो हम लोग ज्वरहर योग, ज्वरग्न योग, अगर पित्त जैसी संप्राप्ति तो सुचेकर रस, लघु सुचेकर रस और गैरिक भस्म, ये सब का प्रयोग करते हैं। दाड़िम का रस, ये सब का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग ज्वर की जो चिकित्सा है, लंघनम स्वेदनम कालो एवागुस तिक्तको रसा, वो तो देते ही हैं, लंघन कराते हैं, षडंग पानी वगैरह देते हैं, शुंठी सिद्ध जल देते हैं, षडंग पानी में मुस्ता परपट कोशिरा चंदन नागरही, ये हम लोग देते हैं। और वायरल फीवर पे कौन कौन सी दवाइयां और काम करती हैं, तो त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन घनवटी, महाजुरांकुश रस, ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो हम लोग चिंचा लवण तेल या कुछ अनुलोमन करने के लिए एरंड तेल वगैरह का प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से हम लोग पित्त जैसे संप्राप्ति तो प्रवाल, शतावरी, आमलकी का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें और कुछ करना है कि हीट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो सारिवा, मंजिष्ठा, गोक्षुर, ये सब का प्रयोग कर देते हैं। और ज्वर ज्वर जब चला जाता है तो कुछ क्षीण हुए शरीर को उत्तेजना देने के लिए और ताकत देने के लिए हम लोग वसंत कल्पों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी वसंत, वसंत कुसुमाकर रस, मधु मालिनी वसंत, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो जब हम इस तरह से चिकित्सा करते हैं ना, और बाकी जो वायरल फीवर में होता है, कफ होता है, तो खांसी के लिए हम लोग चंद्रामृत रस, कफ केतु रस, व्योषादि वटी, फिर त्रिउष्णादि लौह, फिर पंचकोल चूर्ण, ऐसे बहुत सारे जो कटु रसात्मक द्रव्य है, वो कफ एंड कोल्ड के लिए हम लोग आयुर्वेद में देते हैं। हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये कफ की वजह से, वात की वजह से, किस तरह से है। अगर वात की वजह से है, वात का प्रकोपक हेतु मिल रहा है, तो हम लोग नस्य का प्रयोग करते हैं। कफ का रहता है तो हम लोग त्रिकटु है, पंचकोल है, कटु रसात्मक द्रव्य जो कफ का शमन करने वाले द्रव्य हैं, तिक्त कटु कषाय रस द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो या फिर शिरो विरेचन वाले नस्य देते हैं जिससे पूरा कफ जो है वो निकल जाए। जब रिनाइटिस रहता है तो हम प्रतिशाय की सारी चिकित्सा करते हैं कि अग्नि को बढ़ाते हैं हम लोग। और वातज है, पित्तज है, कफज है, उस हिसाब से वातज है तो थोड़ा घृतपान करेंगे, अग्नि दीपन करके, दीपन पाचन अनुलोमन करके। कफज है तो उसमें पंचकोल वगैरह देंगे, अगर जो ज्यादा जरूरत होती है तो वमन देंगे। वो तो कंडीशन कंडीशन के हिसाब से होता है। सोर थ्रोट है तो स्वर भेद के लिए जो कषाय बताए भैषज रत्नावली स्वर भेद रोगाधिकार में, वो देते हैं। कंठ सुधारक वटी देते हैं, लवंगादि वटी, एलादि वटी, व्योषादि वटी, ये सब चूसने के लिए हम लोग खदीरादि वटी या यष्टि मधु का चूर्ण, ये सोर थ्रोट में देते हैं। जब वीकनेस आ रहा है तो हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं। तो रसायन में ब्रह्म रसायन, मतलब फीवर चला गया लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है तो ब्रह्म रसायन हो गया, फिर आमलकी रसायन हो गया, फिर ये हो गया च्यवन प्राशावल्य हो गया, ऐन्द्र रसायन हो गया, ऐसे बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं। और फीवर के लिए मैंने बताया कि महाज्वरांकुश रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, और ऐसे बहुत सारे जो पाचक हो गए, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक में, ये सब देते हैं जैसा फीवर आ रहा है उस हिसाब से। या पुनरावर्तक ज्वर का क्वाद देते हैं, फीवर ज्यादा दिन रह रहे हैं तो हम लोग जीर्ण ज्वर का चिकित्सा देते हैं। तो जब हम ऐसा, या जो सर्व ज्वर हर लोह देते हैं, तो इससे पूरी तरह से पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। अब वायरल फीवर पे डॉक्टर आदित्य सर आप कुछ बताना चाहेंगे तो आप अनम्यूट करके कृपया बताइए। अभी बारिश के सीजन में वायरल फीवर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस पे आपका कोई ओपिनियन बताइए सर। सर हाँ, सॉरी मैं थोड़ा सा सर, वो वायरल फीवर में एक्चुअली में जैसे आपने बोला पहले वातजन सब संप्राप्ति रहती, ये अकेला लक्षण नहीं। जब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाते हैं तो भी यही होता है। जो वायरस होता है पहले वो अपने डीएनए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रहता है, जो हैवी डीएनए एरिया रहता है, वहां पे जाके बाइंड करता है। तो बाइंड करता है तब तक कोई सिम्टम नहीं आते। कभी कभार जैसे इचिंग हो सकती है या रुक्षता हो सकती है, क्योंकि जब वो, मैं वेस्टर्न की तरफ से बता रहा हूँ कि जब वो डीएनए से बाइंड करता है तो डीएनए का जो नॉर्मल फंक्शन होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हैम्पर होने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिप्लिकेट करना चालू होता है। यहाँ पर पित्त, मतलब यहाँ पर फीवर आएगा जब वो जो वायरस जो बहुत छोटा था वो अपने चारों ओर आवरण बनाएगा, कवच, मतलब जैसे उसके लिए तो नया जीवन है वायरस के लिए। तो पहले वायु आई, फिर पित्त आया, तो जब वो मल्टीप्लाई करना चाहता है तो उसके चारों ओर ऐसे लेयर्स बनने लगती है
जो कैप्सूल्स कहते हैं, जो उसको एक एंटिटी देती है जिसे बोलते हैं कफ, वो हेल्दी कफ वायरस अपने लिए बनाने लगता है। तो जब ये रेप्लिकेट करने लगता है तभी इसका साइज बढ़ने लगता है, तब फीवर आता है। तो सर बैक्टीरिया क्या होता है, ऑलरेडी बड़ा रहता है, वो डीएनए के अंदर तक बहुत ही हार्डली कुछ बैक्टीरिया, जैसे टीबी है जिसको ए टिपिकल बैक्टीरिया बोलते हैं, इस टाइप के हार्डली कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूक्लियस तक जाते हैं। अदरवाइज बैक्टीरिया इतने अंदर नहीं घुस पाता क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, वो ऑलरेडी एक बड़ा आवरण, मतलब बड़ा एंटिटी लेके आता है और उसके खिलाफ बॉडी तुरंत रिएक्शन कर देती है कि ये तो फॉरेन चीजें घुस गई अंदर। लेकिन वायरस बहुत पतला रहता है, तो वायरस डीएनए तक चला जाता है, फिर वो बढ़ता है, जब वो बढ़ता है तब फीवर आता है और तब बॉडी हमें मतलब सिम्टम्स आते हैं। तो जैसे आपने बोला कि जब हम ठीक करते हैं तो फीवर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार ये जो वायरसेस होते हैं ये प्रोजेनी टू प्रोजेनी, मतलब लीनिएजेस में भी रहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी है, वो तो प्रूवन है, ऐसे बहुत सारे अदर वायरसेस हैं कि जो दादाओं से परदादाओं से बच्चों में जाए इस तरीके से। तो ये वात का जो मतलब वात का जो प्रकोप या जो भी मतलब आपकी लैंग्वेज में, कि वो डीएनए से इंटीग्रेट हो जाते हैं और वो बॉडी उसको निकाल नहीं पाती, वो स्पर्म ओवम से होते हुए चलते रहते हैं। तो जैसे जैसे मतलब पेशेंट हेल्दी हो गया, एसिम्टोमेटिक हो गया, उसके बाद भी चिकित्सा की आवश्यकता रहती है। जैसे आपने बोला रसायन, एक चीज मैं सर और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैंने आंवले रसायन में जो प्रयोग देखे हैं कि जैसे जिनको ग्रहणी की परेशानी होती है तो वो विरेचन कराता है, जस्ट एन एग्जांपल। और जिनको जैसे किसी को लिम्फोमा हुआ है छाती में या कोई कफ स्थान के कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो उल्टी कराता है। अगर पहली बार आपने ज्यादा डोज दे दी तो वो उल्टी कराता है और बिना नोजिया के, मतलब वो उल्टी से रिलीफ मिलता है एक तरीके से। अब वो कैसे काम करता है रसायन, कि वो किसी को कफ एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो वो उल्टी करवाता है, किसी को ग्रहणीय प्रॉब्लम है तो विरेचन कराता है। सर ये दो चीजें हैं, जैसे कोविड वायरस है या हम लोग जो वैक्सीन भी दे रहे हैं, तो जब हम वैक्सीन देते हैं वो तुरंत कई बार रिप्लिकेट या जो जो उसका जो जेनेटिक पार्टिकल रहता है, तो जेनेटिक पार्टिकल रहते हैं, बड़े पार्टिकल्स रहते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ बॉडी तुरंत भी फीवर ला सकती है, ये तो फॉरेन पार्टिकल घुसा है इस तरीके से। सर यही, और जैसे जब क्लाइमेट बदलता है तो क्या होता है कि ये वायरसेस एक्चुअली पहले से ही वहां पे बैठे रहते हैं, तब ये मल्टीप्लाई नहीं करते। जब वसंत ऋतु आती है, जब हर चीज उग रही होती है, अंदर भी ऐसे वाटर का संचय या बोले तो अंदर भी वो जो जो भी क्रियाएं बाहर होती है वो अंदर भी होती है। तो ये जो वायरसेस जो ऑलरेडी सीड के रूप में पड़े रहते हैं, मतलब वात का जो पहले हो चुका है, फिर वो यहाँ पे उगना चालू होते हैं जिससे फीवर आता है। इसलिए जो एडिनो वायरसेस है, खासतौर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो वायरसेस है, वो 70% पॉपुलेशन में वैसे ही मिलते हैं, लेकिन सिम्टम्स किसी किसी लोगों को आते हैं, तो जिनमें मतलब वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं, वो जो जिसमें वो सिम्बायोसिस की तरह, या जिसमें वो शांति से बैठे हुए नहीं रह सकते और अपनी एंटिटी बढ़ाने लगते हैं। और सर एक चीज और, अब तो वायरस के जैसे हम लोग को बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि पहले वायरस बना, फिर बैक्टीरिया बना, फला फला फला, फिर पैरासाइट सिंगल सेल्स से फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ आई। अब तो ये तब भी बता रहे हैं, ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना सर, ये 30 इयर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी समझ में नहीं आती। ये अभी ये बता रहे हैं कि वायरस कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग से भी जनरेट किए जा सकते हैं, उनके डीएनए में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है कुछ वायरसेस लंबे समय से। तो जब इम्यूनिटी या जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जब वो खराब होता है, जब कहीं वायु का प्रकोप या कहीं अग्नि मंद होती है, तब वो अपना फिर से वो जनरेट होना चालू कर देते। दोनों ही, मतलब एक तो सिंगल सेल से बना है और दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी वो कैरी कर रहे हैं काफी, जैसे HTLV लाइक मॉलिक्यूल्स, ऐसे बहुत सारे एरियाज है क्रोमोसोम में जो वायरस से 99% मिलते हैं। तो इस तरीके से सर यही मैं बताना चाहूंगा। जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने, थैंक यू सर। पूरा वेस्टर्न Thanks. नॉलेज का आपने एक सारांश बता दिया, समरी बता दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बताना है वायरल फीवर पे, फ्लू में? माधुरी मैम आप क्या देती हैं, कृपया बताइए। श्वेता मैम, आपके पास ऐसे जब आते हैं ऋतु संधि जन्य वायरल फीवर के पेशेंट आते हैं, आप लोग क्या क्या दवाई देते हैं? सर अभी मानसून में तो वायरल फीवर होता आया तो फिर सर महासुदर्शन काढ़ा, त्रिभुवन कीर्ति है मेरे पास सर, एक फेवरमिल टैबलेट है जो कॉम्बिनेशन है सर, महासुदर्शन, उदंती और त्रिभुवन का,
वो देती हूँ सर। और उसके साथ श्वास कास होगा तो सर फिर से तोपलाती तालीसाती ऐसे मिक्स अमृतारिष्ट फिर ऐसे सर मैं दे देती हूँ। मतलब देख के जो है सर आता है फर्क इससे ही सर जो भी जी आया। त्रिभुवन कीर्ति से तो सर जल्दी रिजल्ट मिल जाता है सर। ये जी वही। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। श्वेता मैम, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस। मुंबई में तो बहुत चल रहा है वायरल फीवर। जी सर, नमस्ते सर। मैं वायरल फीवर में ज़्यादा करके त्रिभुवन करती, सूक्ष्मशेखर, महासुदर्शन घनावटी और गुडुचि घनावटी, सूक्ष्म त्रिफला, यही सब यूज़ करती हूँ और पानी उबाल के पीने को बोलती हूँ। और सर ये दूध पापेश्वर का एफ्लूसिल है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो मेरा बहुत फेवरेट है। मैं वायरल फीवर में मैं देती हूँ क्योंकि ज़्यादा करके सर्दी बुखार दोनों साथ में ही पेशेंट आते हैं भीगने की वजह से या हवा की वजह से, तो ये बहुत अच्छी काम करती है सर। जी, बहुत थैंक यू अच्छा सर। बताया आपने मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर अशोक यादव जी, आप बताइए। डॉक्टर अशोक यादव जी, हाँ सर, बताइए सर। तो जी सर, बेसिकली जैसे आयुर्वेद में जो भी पढ़ा ना उससे मुझे एक कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है कि जो भी टेम्परेचर अगर बॉडी का एलिवेट होता है बढ़ता है तो उसका मेन रीजन होता है कि जहाँ से अपने बॉडी के हीट्स निकलते हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन आता है। जैसे स्टूल कॉन्स्टिपेटेड होने लगता है, फीवर वाला पेशेंट हमेशा या तो कॉन्स्टिपेशन लेके आएगा या यूरिन में बर्निंग लेकर आएगा या उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन रहेगा जहाँ से हीट नहीं निकल पा रही या तो उसको स्वेटिंग बंद हो गया है। तो बेसिकली सर मैं यहाँ पे जो ये सोर्सेस है, जो स्टूल अगर उसको पास नहीं हो रहा है तो उस पर वर्क करता हूँ। यूरिन में कुछ इश्यू हो रहा है तो वहां पे वर्क करता हूँ जिससे कि वहां से हीट निकले ज्यादा से ज्यादा। अपर रेस्पिरेटरी में तो वहां पे वर्क करता हूँ। स्किन पे सर मोस्टली मैं सरसों के तेल में कपूर अजवाइन डालकर एवरी 1 आवरली अप्लाई करवाता हूँ जिससे कि गर्म गर्म होने से वो सोर्सेस ओपन होंगे। सोर्सेस ओपन होंगे तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो निकलना चालू होगा। और बाकी मेडिसिन में सर त्रिभुवन कीर्ति रस, संजीवनी, लक्ष्मी विलास रस कुछ केसेस में देता हूँ, सुदर्शन, गिल्लर घनवटी, नॉर्मली सर जो सब देते वही देता हूँ। सर बेसिक कॉन्सेप्ट में हीट को निकालने की कोशिश करता हूँ सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। ठीक है, डॉक्टर Thank जागीर जी, जागीर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर मंगला मैम, आप लोग क्या देते हैं फ्लू के पेशेंट में, वायरल फीवर में? गवर्नमेंट सप्लाई में जो दवाइयां आती हैं उसमें से बताइए। मंगला मैम, नलिनी मैम, कुछ बताएंगे आप लोग? सर हमारे पास आयुष 64 आता है। जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, आयुष 64 से रिजल्ट आते हैं सर। आयुष 64 और उसके साथ में मैं संजीवनी चलाती हूँ। तो उसमें i64 में क्या क्या कंटेंट्स है मैम? अभी तो मुझे याद नहीं है सर, मैं डाल दूंगी फिर। हाँ, आप ग्रुप में डालिएगा। हाँ ठीक है, सर। हाँ, डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप क्या देती हैं? वर्षा कौशिक मैम, आप बताइए। वायरल फीवर के पेशेंट आ रहे हैं तो आप लोग क्या देते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? डॉक्टर गंगवार सर, आप कृपया बताइए। प्रणाम सर। जी मैम, आप क्या सोचती हैं? सर अमृतारिष्ट देती हूँ, गुडुचि सत्व वगैरह, और फीवर जिस टाइप का भी रहता है, वातिश पित्त या जो भी, तो उसके हिसाब से त्रिभुवन कीर्ति रस या महासुदर्शन घनवटी इतने में भी हो जाता है। कुछ कुछ कंपनी मेड मेडिसिन रहती हैं सर जो स्पेशली वायरल फीवर के लिए बनती है। इसमें क्या रहता है, कंटेंट्स क्या रहते हैं? गुडुचि ही मेन रहता है सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। गंगवार सर, आप कुछ बताएंगे? हाँ प्रणाम सर। सर ये देते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस है, महामृत्युंजय रस है, और ये आप काल में वटी आती है या काल में कॉम्बिनेशन आता है इनके साथ, तो वो दे देते हैं, सही आते हैं पेशेंट। सुदर्शन घनवटी दे दीजिए सर, तो जनरली सही आते हैं पेशेंट सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ, और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप क्या देते हैं वायरल फीवर के पेशेंट जब आते हैं तो? आप क्या सोचते हैं डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी? कुछ बताइए आप लोग। डॉक्टर तकदीर जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? वैद्य ईशुकांत जी, वैद्य अजय कात्यायन जी, बोलिए। डॉक्टर शैलेंद्र जेटली सर, आप क्या देते हैं
वायरल फीवर जब आता है तो आपका क्या विचार रहता है? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलिए। आप लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी, हम पता। आदित्य सर बोलिए कुछ। सर एक डाउट था, ये जो श्रोताज होते हैं और ये नाड़ीज जो होती है, इनमें क्या अंतर होता है? कि क्या श्रोताज वो होते हैं जहाँ से रस कैरी करता है बॉडी, हाँ, और नाड़ीज वो होती है जहाँ से डाइजेस्टेड रस यानी शुक्र ओज जैसी अवस्थाएं वो नहीं, कैरी करता है? नाड़ी तो हम लोग उसको नहीं बोलते हैं। नाड़ी तंत्रिका तो ये अलग है, जो नर्वस सिस्टम है उसको नाड़ी बोलेंगे एक तरह से। और स्त्रोतस जो बोलेंगे, जैसे रस भाव पदार्थ का सर्कुलेशन हो रहा है पूरे बॉडी में। रक्तव स्त्रोतस, मांसव स्त्रोतस में जो कहीं ना कहीं से रस रक्त मांस में अस्थि शुक्र आर्तव स्तन्य जो भी ऐसे चीजें हैं ना, वो सर्कुलेट हो रही हैं। स्वेद हो गया, सर्कुलेट हो गया, वो स्त्रोतस हो गए। अच्छा सर, हर धातु का जो डाइजेशन होता है उसका जो मतलब अर्क रहता है, जो वो जो हाँ, आगे डाइजेस्टिव पार्ट जो आगे बढ़ता है उनको हाँ, श्रोताज डाइजेशन भी बोलते होता है, पोषण भी होता है, और आगे बढ़ता है, उत्तरोत्तर धातु भी बनाते हैं। वो पूरा प्रोसेस होता है वो स्त्रोतस में। हैं। थैंक यू सर। और नाड़ी जो है वो हम एक तरह से नर्वस सिस्टम बोलेंगे पूरा। जी सर, थैंक यू हाँ, तो सर। सर एक आयुर्वेद चीज और, में। ये जो हाँ, जो वात पित्त कफ रहता है सर, इसके मल्टीपल, जैसे जब बॉडी तैयार होती है हाँ, तो जैसे वात पित्त कफ, फिर उसका सूक्ष्म वात पित्त कफ, फिर उसका सूक्ष्म वात, मतलब इस तरीके से वो हर लेवल पे, धातु लेवल पे ऐसे तैयार होती है फिजियोलॉजिकली? हाँ, वो होती ही है ना। ऐसे बोला है ना, वायु विभजती। वायु जो है ना, बात कला के लिए अध्याय चरक संहिता में बताया कि वायु क्या क्या काम करता है। तो विभजन करने का, मियोसिस माइटोसिस जो प्रोसेस, सब वायु का काम है। और ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी चीज नया बनाना, वो पित्त का काम है। और कुछ चीज जोड़ना, नया बनाना, जोड़ना, वो कफ का काम है। तो एक एक सेल में देखेंगे तो वात पित्त कफ तीनों का एक्शन होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। जी सर, थैंक यू सर। जी, ठीक जी है। सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए सर। जी तो प्रणाम सर। जी, प्रणाम। सर ये वायरल फीवर का तो मैं खुद अभी एक हफ्ता पहले पेशेंट था। जी, एक्चुअल में सर मैं बाहर गया हुआ था बुक लेने के लिए, जी, पास के शहर में। तो सर जी, मेरे को जैसे कि धूप में मैंने बहुत ज्यादा वहां चला फिरा। उसके बाद मेरे को पता नहीं गर्मी हुई शरीर में, और जब मैं जैसे घर आया तो मेरे को फीवर और कफ दोनों हो गया, मतलब जी, रात के समय। तो सर मैं मतलब सवेरे मैं जैसे उठा तो मेरे को बहुत ज्यादा फीवर और मतलब कफ कोल्ड ये सब थी मेरे को, मतलब खांसी भी आ गई थी बहुत ज्यादा। तो सर मैं तुरंत मैंने महासुदर्शन चूर्ण मेरे पास था अवेलेबल, क्योंकि धनवट्टी खत्म हो चुकी थी। जी, तो उसको मैंने पूरा 1 चम्मच गुनगुने पानी से उसको लिया, और दिन भर मैंने शुंठी सिद्ध जल थोड़ा थोड़ा, और साथ में तुलसी का अर्क लिया मैंने, और गिलोय धनवटी और महाज्वाराम कुछ रस। तो जी, सर मैं मतलब एक दिन के अंदर मेरा फीवर ठीक हो गया। लेकिन दूसरे दिन सर फिर क्या है, बहुत ज्यादा खांसी आना शुरू हो गई मेरे को, जी, और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी हल्का रहा। साथ में सर मैं सिर में भी दर्द था बहुत ज्यादा, जी, और खास खास करके। तो तुरंत मैंने सर क्या किया कि मैंने अपना शीतोत्पलादी चूर्ण, और आपका जो हाँ सर, शीतोत्पलादी चूर्ण और एक कफ केयर सिरप आता है सर, जी, आयुर्वेदा है वो भी। तो मैंने उसको दोनों को पिया और खाया मैंने शीतोत्पलादी चूर्ण। दिन में मैंने मुहुर मुहुर सर बोलते हैं, अगर खांसी सर्दी है तो इसमें मुहुर मुहुर लेना चाहिए द्रव्य को। तो जी, मैंने थोड़ा थोड़ा हर 2 घंटे 1 घंटे के अंदर में मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया। तो जी, उसका कफ का विलयन हो गया सर। और जी, वो बहुत ज्यादा मेरे को फिर उत्क्लेशित हुआ कफ। तो मेरे को जी। वमन भी हो गया सर, अच्छा। बहुत मतलब बहुत तेजी से। और बहुत वमन हुआ सर, और कम से कम मेरे को 6 से 7 वेग आए, और जी, पूरा मेरा कफ निकल गया सर। और अच्छा, कॉन्स्टिपेशन भी सवेरे जो था वो एकदम पेट साफ हो गया। अच्छा। और उसके बाद ना सर मैं कमजोर हो गया था एकदम। 2 दिन तो मैंने यू शर्मंड पिया, और जी, आपकी क्लास भी मैं अटेंड कर रहा था। साथ जी, में मैंने फिर स्वर्ण प्राशन वगैरह जो मैंने बनाया हुआ था उसको 2-2 बूंद 3-3 बूंद मैंने लिया। और अभी मैं बढ़िया हूँ सर। जी, तो जी सर, तो मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ है अभी 1 हफ्ता। जी। जी सर। बहुत अच्छा बताया आपने। अभी ठीक है ना आप पूरा 100%? अभी 100% एकदम बराबर बराबर है सर, और बढ़िया खा पी रहा हूँ, भूख भी अच्छा है। जी, बढ़िया है सर। जी सर। ठीक है। एक बात बोलूं तो आप गुस्सा नहीं होंगे ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप र जो बोलते हैं वो एक बार बोलिए, र। र
कुछ तरह से क्लियर नहीं आता आपका, तो आप राम रक्षा स्तोत्र है ना, उसको रोज 5 बार बोला करिए। उसमें राम रामेति राम रामेति और हाँ, तो राम रक्षा स्तोत्र जो पढ़ेंगे ना, उससे आपका र और क्लियर हो जाएगा। ठीक क्या है, होता है सर, मतलब जब करना है? वो एक स्तोत्र रहता है राम रक्षा स्तोत्र, यूट्यूब में भी मिल जाएगा और गूगल पे भी मिल जाएगा, उसको रोज पढ़ना है आपको। जी सर। उससे आपका स्पष्ट उच्चारण हो जाएगा र का। आपका र जी जो है सर, ना वो बिल्कुल। क्लियर नहीं है, जब हम जी जीभ को सर। हिलाते हैं ना तो वो र क्लियर नहीं आया आपका। सर मेरा जीभ जुड़ा हुआ है सर, मतलब नीचे की जो तली है ना, हाँ, और जो मतलब वो दोनों जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बच्चा बोल नहीं पाएगा। अच्छा मतलब बचपन में जब मैं हुआ ना, तो मतलब मैं जुड़ा हुआ है नीचे का तली। जी। लेकिन सर उसके बाद फिर मैं बोलने लग गया, तो घर वालों को भी लगा कि हाँ, डॉक्टर ने गलत बोला था। हाँ, और आप ना कोई तेल को मुंह में धारण करके रखेंगे ना, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ईरी मेदादी तेल है, या फिर कोई कोई भी तिल तेल भी मुंह में थोड़ा रोक के रखिए, तो हम कवल गंडूश जी बोलते हैं ना, वो करके रखिए, तो उससे हाँ, आपका, जी जी। आप ऐसे बोलिए घर घर बोलिए आप। घर। हाँ, र थोड़ा क्लियर नहीं आता बोलते, अभी ऐसे आ रहे हैं, लेकिन फास्ट बोलते बोलते र थोड़ा नहीं साइलेंट हो आता जाता है। जी। हाँ काफी लोगों ने मेरे को कहा है सर इसके बारे में। हाँ, जी जी सर, ठीक है धन्यवाद सर। जी। ये मोनिका में बोल रही है टंग टाई है क्या, तो क्या जीभ आपका नीचे कैसे वो जुड़ा हुआ है क्या पूरा? जी सर, उसमें पता नहीं कुछ लकीर जैसा, मतलब ना मतलब जीभ का जो मतलब फ्रंट का जो पोर्शन है, और जी, जो टीप वाला भाग है, और नीचे मतलब एक ऐसा जुड़ा हुआ है, जैसे ऊपर से आप पीछे फोटो मांस है एक फोटो तरह से। भेज सकते हैं क्या, हमें देखना है। अभी भेजूं सर? हाँ, ग्रुप में भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को और किसी को कुछ बोलना है क्या? अगर बोलना है तो बोलिए, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, हम 8:15 पे मिलेंगे। ठीक है, अब हम सेशन बंद करते हैं, फिर अब हम 8:15 पे मिलने वाले हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।